हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रिक ऑपरेशंस देखे थे, कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं z इज इक्वल a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट जो होता है वो z बार से डिनोट होता है, और z बार से डिनोट होने का मतलब a प्लस आई बी ऐसे, और ये हो जाता है a माइनस आई बी। सिंपली समझें, जब कॉन्जुगेट लेते हैं हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आई जो होता है वो माइनस आई होकर रिप्लेस हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो ए माइनस आई बी होगा। जैसे हम कोई एग्जांपल लें, जेड इज इक्वल 3 प्लस 4i, इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे वो हो जाएगा 3 माइनस 4i। अब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। पहली प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे, फर्स्ट, अगर हम ये देखें कि किसी कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट लें, जैसे ये जेड है, जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जेड बार हो गया। अगर इसका फिर से कॉन्जुगेट लें तो क्या होगा, क्योंकि जेड इज इक्वल ए प्लस आई बी है, तो ये ए माइनस आई बी हो जाएगा और उसका कंजुगेट, और हमें पता है आई रिप्लेस होता है माइनस आई से, तो ये हो जाएगा फिर से ए प्लस आई बी। तो यहाँ से प्रॉपर्टी मिलती है कंजुगेट ऑफ कंजुगेट इज इक्वल जेड इटसेल्फ। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसमें, सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर किसी जेड को इसके कंजुगेट से ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें यहाँ 2 टाइम्स ऑफ रियल जेड मिलेगा, क्योंकि ये जेड ए प्लस आई बी और जेड बार ए माइनस आई बी, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, हमारे पास 2 टाइम ए बचेगा, और ए हमारा क्या है, रियल पार्ट। तो जेड प्लस जेड बार इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम ऑफ रियल जेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, अगर जेड माइनस जेड बार है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड, वो हो जाएगा 2i इमेजनरी ऑफ जेड। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है उसी तरह हमें मिलेगा यहाँ 2ib। अगली प्रॉपर्टी है, अगर कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल होगी, क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट है तो जेड कभी जेड बार के जेड कंजुगेट के इक्वल नहीं होगा, प्योर रियल होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर जेड को जेड बार में जोड़ें तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ ए प्लस आई बी, और फिर ऐड करेंगे ए माइनस आई बी, तो हमें मिल जाएगा 2a। हमारे पास होगा यहाँ, अगर ये 0 आ रहा है, अगर z प्लस जेड बार जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो 2a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर जो होगी z इज इक्वल ए प्लस आई बी, वो हो जाएगी z इज इक्वल आई बी। इसका मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को ऐड करते हैं, वो 0 आ रहा है, तो हमारे पास जेड जो होगी वो प्योर इमेजिनरी नंबर होगी। तो जेड क्या होगा इस केस में, प्योर इमेजिनरी।
और अगर ये नंबर्स घटाने पर 0 हो रहे हैं, जैसे अगर हम z माइनस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल 0, उस केस में z हो जाएगा प्योर रियल। और प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की। अगर z को z के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा, यहाँ हम करके देखते हैं, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो z इंटू जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमें जो मिलेगा वो रियल ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को ऐड करें, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें, मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 प्लस z2, और इनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के योग के बराबर होगा। सेम सब्सट्रैक्शन के साथ भी है, अगर डिफरेंस ले रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का और उनका दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और उनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो वो उनके अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। और सेम अगर हम z1 इंटू z2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं तो वो z1 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इंटू z2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। इसी तरह जब हम डिवाइड करते हैं तो z1 बाई z2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो होगा वो z1 कंजुगेट बटा z2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, प्रोवाइडेड दैट z2 हमारा 0 नहीं होने चाहिए। तो ये हमारी कुछ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ रही, और हमने इसमें देखा कि z कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, z का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे निकालते हैं। अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है वो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और इसका हम मॉडुलस लेना चाहें, मॉडुलस मतलब मॉड z वो हो जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर जो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं रियल z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z होल स्क्वायर। तो ये मॉडुलस है। एक चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो मॉडुलस z है ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट वैल्यू है, और हमें पता है जो स्क्वायर रूट वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि जो मॉड z है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो मॉड z की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तभी z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए मॉड z इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। कैलकुलेट कैसे करते हैं कि एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4i, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 और ये 25, तो अंडर रूट ऑफ 25 कितना होगा, 5। तो ऐसे हम मॉडुलस ऑफ z को कंपेयर करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं वो कंपेयर नहीं की जा सकती हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, तो वहाँ हम ये नहीं कह सकते थे कि z1 इज़ ग्रेटर देन z2 या z1 इज़ लेस देन z2। लेकिन
जब इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, मॉडुलस फाइंड करने के बाद हम इजीली कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस हैं वो एक दूसरे से छोटे हैं या बड़े हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेरेबल नहीं होती है, बट इनके जो मॉडुलस होते हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, Z1 लेस देन Z2 या Z1 ग्रेटर देन Z2। इजिली हम इनकी, चूँकि ये एग्जैक्ट वैल्यू देंगे और वैल्यू रियल नंबर होगी, रियल नंबर छोटी बड़ी हम फाइंड कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम कंपेयर भी कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z। अब इसमें भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जैसे हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में देखी, एक एक करके हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी है इसमें, अगर हमारा कंजुगेट ज़ीरो है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ज़ीरो है, मॉडुलस ज़ीरो है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही ज़ीरो होगी। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तभी ज़ीरो होगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही ज़ीरो हो, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ज़ीरो होंगे। अगर यहाँ हम z इक्वल a प्लस आई बी लें तो इस केस में a भी ज़ीरो होगा और b भी ज़ीरो होगा। अगली प्रॉपर्टी है इसी में कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो मॉडुलस होता है वो उसके कंजुगेट के मॉडुलस के इक्वल होता है और उसके नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के भी मॉडुलस के इक्वल होता है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और आप उसका मॉडुलस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखिए, उसका मॉडुलस लीजिए और z का उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लीजिए, वो दोनों बराबर होंगे। उसका ऋणात्मक संख्या ले लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, फिर मॉडुलस निकालिए, वो भी बराबर होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी रही। तीसरी प्रॉपर्टी है इसी में कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉड ऑफ z स्क्वायर मिलेगा। इसको करके देखते हैं। जैसे हमने लिया z इक्वल a प्लस आई बी, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कितना मिलेगा, a माइनस आई बी। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें z इंटू जेड बार इक्वल, ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और हमें पता है आई स्क्वायर इक्वल क्या होता है, -1। तो ये सिंपली हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि वैल्यू है मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर की। तो ये प्रॉपर्टी है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट में मल्टीप्लाई करने पर हमें मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में है फोर्थ नंबर। अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका कंजुगेट निकालते हैं तो ये सिंपली उनके कंजुगेट इंडिविजुअल मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होगी। जैसे Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करते हैं फिर मॉडुलस निकालते हैं तो वो Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सिमिलरली इसी में अगर हम डिवीजन देखें तो Z1 और Z2 का डिवीजन का मॉडुलस लेंगे तो वो उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के डिवीजन के बराबर होगा, प्रोवाइडेड दैट Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगली प्रॉपर्टी है इसी में कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जो उसका रियल पार्ट होता है, रियल ऑफ Z, वो हमेशा लाई करता है माइनस ऑफ मॉडुलस Z और मॉडुलस Z। ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो उसके मॉडुलस के नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव के बीच में ही लाई करेगा। सेम इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के लिए है। इमेजिनरी पार्ट भी
माइनस ऑफ मॉडुलस जेड माइनस ऑफ मॉडुलस जेड नॉट, तो ये हो जाएगा सेम प्रॉपर्टी माइनस ऑफ मॉडुलस जेड और प्लस मॉडुलस जेड के बीच में। अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, इनका स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इनको समेशन लेते हैं Z1 प्लस Z2 और इनका स्क्वायर करते हैं मॉडुलस का, तो हमारे पास जो इसका फार्मूला होगा मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसी तरह माइनस के लिए भी है, माइनस के लिए अगर यहाँ हम माइनस लेंगे माइनस, तो ये दोनों प्लस ही रहेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करें और उनका मॉडुलस लें, वो हमेशा उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के सम के से छोटा होगा। जैसे अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, दोनों को ऐड करके मॉडुलस निकालेंगे तो उसका मॉडुलस जो होगा या तो उनके अलग अलग मॉडुलस के जो सम है उसके बराबर होगा या तो छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कही जाती है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। इसी तरह जो डिफरेंस का भी होता है, डिफरेंस का भी सेम, वो उनके अलग अलग मॉडुलस के समेशन से या तो छोटा होगा या तो इक्वल हो सकता है। और नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, अगर हम फाइंड करें और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो हमेशा छोटी होगी मॉड ऑफ Z1 प्लस या माइनस मॉड ऑफ Z2। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने ये प्रॉपर्टीज़ देखी मॉडुलस की। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो हम इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है तो अगर कोई संख्या Z है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो 1/Z होता है। अब अगर Z हमें पता है, Z पता है, मान लीजिए A प्लस आई बी, अगर Z हमारे पास A प्लस आई बी है तो 1/Z या इसका व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं उसको हम देखेंगे। तो 1/Z फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1/Z। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे दोनों में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ Z का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, Z कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाई, अभी हमने प्रॉपर्टी देखा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है हमें, Z इंटू Z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर। तो हमने क्या लिया था यहाँ Z इज इक्वल A प्लस आई बी, तो 1/Z कितना हो जाएगा, Z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो हो जाएगा A माइनस आई बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर, दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये 1/Z हो जाएगा A बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस या प्लस आई
माइनस बी बटा बी बाई ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा रेसिप्रोकल ऑफ जेड है। अब इसके पहले कि कुछ हम क्वेश्चन लें, एक छोटा कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं इसमें कि किसी कॉम्प्लेक्स जो आयोटा होता है उसकी पावर क्या होती है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ आई, पावर्स ऑफ आई। हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो आई होता है वो कैसी वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब हमने यहीं से देखा था कि जो आई स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। इसी तरह हम इसमें पावर ऐड करते जाएंगे, आई क्यूब निकालेंगे। आई क्यूब को निकालने के लिए आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -i। आई पावर 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आई क्यूब इंटू आई। आई क्यूब कितना है, -i और इंटू आई, तो ये हो जाएगा -i स्क्वायर। और आई स्क्वायर -1 होता है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो इधर हम लिखें अगर आई इज इक्वल सिंपली आई स्क्वायर इज इक्वल -1, आई क्यूब इज इक्वल -i और आई पावर 4 इज इक्वल 1। अब इसकी पावर और हम आगे बढ़ाएं, अगर आई पावर 5 लें तो हमें क्या मिलेगा, आई पावर 4 इंटू आई, फिर से हमें मिल जाएगा आई पावर 6 निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर। चूँकि आई पावर 5 इंटू आई करेंगे तो यहाँ आई मिला है, और ये ऐसे करेंगे आई पावर 5 इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर, फिर से -1। और आई पावर 7 ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो वो -i होगा, फिर से आई पावर 8 कैलकुलेट करेंगे तो 1 होगा। तो हम इसकी वैल्यूज़ फिर यहाँ लिख के एनालाइज करें, आई पावर 5 में मिला i, और आई पावर 6 मिला -1, आई पावर 7 मिला -i, आई पावर 8 मिला 1। तो अगर इसको हम देखें यहाँ, तो जो i की वैल्यू है वो एक साइकिल के बाद रिपीट हो रही है। जैसे i की पावर n लिया हमने, 1 लिया, 2, 3, 4, तो 4 के बाद जब 5 से फिर कंटिन्यू हो रहा है तो फिर से हम देख रहे हैं सेम वैल्यू एक 4, 5, 6, 7, 8 तक है, फिर 9 से फिर वही रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो i की वैल्यू है वो 4 के साइकिल पर सेम रिपीटेशन देगी। हमें ये ध्यान देना है यहाँ i की वैल्यूज़ का, जब भी हायर पावर में आए तो हमको उनको इसी छोटी पावर में लाना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि i की पावर 99 प्लस i की पावर 73। अब इनको क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस जो 99 को है 4 के फैक्टर में लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा, i की पावर 24 प्लस 3, और ये हो जाएगा i की पावर 4 इंटू 18 प्लस 1। अब i की पावर 4 1 होती है, तो इसको लिख सकते हैं i की पावर 4 पावर 24। i की पावर 4 1 होती है, 1 की कोई भी पावर करेंगे 1 ही आएगा, तो हमें बचेगा i क्यूब। और यहाँ हमें बचेगा इसी तरह i की पावर 4 पावर 18 और i, ये सब कितने हो जाएंगे 1, और ये भी 1। i क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड की थी -i, और ये इधर +i, तो इनका समेशन लेंगे तो 0 मिलेगा। इसी तरह पावर्स ऑफ i के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये साइकिल फाइंड करना होगा कि हमेशा जो i की पावर्स होती है वो 4 के मल्टीपल पर चेंज होती है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। इन्हीं जो 2 टॉपिक हमने 3 पढ़ा है इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको हम देखते हैं। हमने जो पहला प्रॉब्लम लिया है वो है फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n पॉजिटिव इंटीजर की सबसे छोटी सी वैल्यू फाइंड करना है, छोटी से छोटी, जिसके लिए 1 + i
बाई 1 माइनस आई पावर n इज इक्वल 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमारे पास है 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको a प्लस आई बी फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर देखेंगे। इसके लिए हमने पहले भी देखा कि इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 प्लस आई और बटा 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर देख रहे हैं 1 प्लस आई है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर बटा ये 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर पावर n। अब a प्लस बी होल स्क्वायर पे तो हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1, और माइनस है यहाँ और आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, 1 प्लस 1 हो जाएगा और इसकी घात n। अब इसको देखें आई स्क्वायर क्या होगा, यहाँ इस आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और यहाँ 1, तो 1 और -1 0 हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 2i और नीचे 2 इसकी पावर n, और ये हो जाएगा i की पावर n। अभी हमने i की पावर n जब पावर्स ऑफ i पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि i की घात अगर 4 है, सबसे छोटी घात 4 है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1, तो n इज इक्वल 4 के लिए क्या होगा 1। कभी कभी इसी प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट टाइप से पूछता है, यही लेफ्ट हैंड साइड यही रहेगा और इक्वल 1 ना देकर ये हो जाएगा 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई पावर n इज रियल। मतलब ये जो पावर्स ले रहे हैं किस वैल्यू के लिए, ये एक रियल नंबर आएगा, उसके लिए हमारा डिफरेंट ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि यहाँ तो सॉल्व करेंगे हमें आई पावर n ही मिलेगा। n की कौन सबसे छोटी वैल्यू है जिसके लिए आई पावर n रियल नंबर दे, तो हम जानते हैं कि i की पावर 2 इज इक्वल -1 होता है, और -1 क्या है, एक रियल नंबर है। ऐसे केस में अगर यही सवाल को इक्वल 1 ना देकर ये कह दे कि ये एक रियल है, रियल नंबर है, ये जो घात है किस n के लिए रियल होगा, n सबसे छोटा 2 होगा जिसके लिए आई ये पावर रियल होगा, और 1 पूछा है तो i का मान कितना होगा, i की पावर 4 इज इक्वल 1। इस केस में जो हमने प्रॉब्लम लिया है वो है, उसका आंसर होगा n इज इक्वल 4। और अगर हम इसी प्रॉब्लम को चेंज करके ये लिख दें कि 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई पावर 1 n इज़ रियल, उस केस में हो जाएगा n इक्वल 2। और अगर मान लीजिए रियल ना देकर ये कह रहा है कि 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई पावर n इज़ इमेजनरी, इमेजनरी का क्या होगा, हमारे पास n की कौन सी वैल्यू होगी, आई पावर n इमेजनरी होगा, आई पावर n इमेजनरी होने के लिए n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 1 है, n इज इक्वल 1 लेंगे तो i मिल जाएगा। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू रियल पूछ रहा है तो 2 होगा, लेकिन हमने जो सवाल लिया था उसमें एग्जैक्ट है फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, ये 1, इसका वैल्यू 1 है, इस केस में हमारा आंसर क्या होगा 4। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते हैं इस पे, इस पावर की वैल्यू पर हमने डिस्कस किया, ये ऐसे चेंज भी कर सकते हैं कि रियल है इमेजनरी है, तो वैल्यू हमारी की चेंज होती रहेंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है जिसमें पूछा है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन दिया है 1 माइनस आई मॉडुलस पावर x इज इक्वल 2 पावर x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है हम इजीली निकालेंगे। मॉडुलस जो इसका मिलेगा ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर
की पावर x इज इक्वल 2 पावर x। तो ये कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 पावर x इज इक्वल 2 पावर x। अब अंडर रूट 2 को हम अगर पावर में लिखें तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/2 और ये हो जाएगा 2 पावर x/2 इज इक्वल 2 पावर x। ये एक ही केस में अगर इसको इधर लाएं हम 2 पावर x/2 या ऐसा देखें हम कि जब भी यहाँ बेस सेम है तो इक्वल लगा हुआ है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। ऐसे केस में हमें क्या होना चाहिए, x/2 इज इक्वल x। और ये एक ही केस में पॉसिबल है जब x बराबर 0 होगा, अदरवाइज किसी भी नॉन जीरो x वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर 1 लेंगे तो 1/2 इज इक्वल 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो सोल्यूशन मिला इस इक्वेशन का वो मिला 0। और हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। इंटीग्रल है नो डाउट, लेकिन ये नॉन जीरो नहीं है। तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिले हैं इस इक्वेशन के, उनकी संख्या कितनी है, 0 है, 0 है। तो ये नॉन जीरो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है, अगर ये इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल z में है इज इक्वल 0, देन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अगर हमारे पास इस टाइप के प्रॉब्लम है i(z³ प्लस z² माइनस z प्लस i इज इक्वल 0, तो हम सबसे पहला काम यहाँ करते हैं, जो ये z³ का कोफिशिएंट्स i है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम क्या करें, माइनस i से मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस i² z³ माइनस i(z²) और ये प्लस i(z) और यहाँ माइनस i² होगा, जो हो जाएगा प्लस, ये माइनस i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास मिलेगा यहाँ प्लस माइनस i² प्लस माइनस i² इज इक्वल 0। माइनस i² हमें पता है 1 हो जाएगा, तो ये होगा z³, यहाँ हो जाएगा माइनस i(z²), यहाँ हमारे पास है प्लस i(z) और माइनस i² इज इक्वल 0। अब इसमें हम देखें, अगर पहले जो दो टर्म है उसमें z² कॉमन है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ z माइनस i, और यहाँ हम देखें तो हमारे पास i कॉमन है, क्या बच रहा है z माइनस i इज इक्वल 0। पूरे में जो कॉमन है वो z माइनस i है, और यहाँ जो बचेगा वो z² प्लस i इज इक्वल 0 है। अब चूँकि प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये फैक्टर या ये वाला। पहले को 0 करके देखते हैं, z माइनस i इज इक्वल 0, तो z इज इक्वल होगा i। अब मॉडुलस लेंगे तो मॉड z इज इक्वल मॉड i, और मॉड i हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये हो गया 1। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में हमें z² प्लस i इज इक्वल 0, तो यहाँ से z² इज इक्वल हो जाएगा माइनस i। अब इसका मॉडुलस लेते हैं दोनों साइड में, मॉडुलस ऑफ z² इज इक्वल मॉडुलस ऑफ माइनस i। मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस ऑफ z पावर n इज इक्वल मॉडुलस ऑफ z पावर n। z पावर n का मॉडुलस मॉड ऑफ z के पावर n होगा, तो ये हो जाएगा मॉड z² इज इक्वल 1, यहाँ से हमें मिलेगा मॉड z इज इक्वल 1। दोनों केसेस में हमें क्या मिल रहा है, मॉड z इज इक्वल 1, तो हमारे जो वैल्यू होगा
मॉड जेड की वो कितनी होगी 1। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमने लिया है वो इस तरीके से है, हमने प्रूफ करने को दिया है, हम यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करना समझेंगे। मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 अप टू मॉडुलस ऑफ Z1 ये 1 के बराबर है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Zn का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 अप टू 1/Zn। हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हर टर्म में Z1 में जहाँ हमें Z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है और Z1 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिवाइड करना है, ऐसे हर टर्म में करते जाएंगे। बाई Z2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस Z3 इंटू Z3 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाई Z3 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अप टू Zn इंटू Zn कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाई Zn कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी Z इंटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल मॉड ऑफ Z स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट है ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर बाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर बाई मॉडुल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z3 स्क्वायर बाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z3 अप टू मॉडुलस ऑफ Zn स्क्वायर बाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Zn। हमें यहाँ वैल्यूज़ दी गई हैं इन मॉडुलस की, सबकी वैल्यू 1 है। तो हमें मिलेगा यहाँ 1 बाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस 1 बाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z2, 1 बाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z3 एंड सो ऑन 1 बाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Zn। अब यहाँ हम प्रॉपर्टी देखेंगे, ये जितने कॉन्जुगेट दिए हैं इसको हम लिख सकते हैं, ये इनकी, चूँकि हमने यहाँ पढ़ा था कि Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल Z1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी मॉडुलस में नहीं है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की है, प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये n टर्म के लिए भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे, हमारे पास मिलेगा, ये हो जाएगा 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 का होल कॉन्जुगेट हो जाएगा इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, ये ऐसे होगा। और हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कॉन्जुगेट की, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होगा वो मॉडुलस ऑफ Z ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 प्लस अप टू 1 बाई Zn। तो हमने यही प्रूफ करना था। तो यहाँ इस प्रॉब्लम का उद्देश्य इतना ही था कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के और टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।